नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये जर्नी जो है वो इतनी स्लो क्यों लगती है कई लोगों को, और कैसे पता चलता है कि आपकी कितनी हीलिंग हो चुकी है और कितनी करने की ज़रूरत है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए सब्जेक्ट पे, मेरे इंग्लिश चैनल को भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ सारे स्टेजेस के बारे में। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं मेरे पेट्रियन बन के। और पेट्रियन बनने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही जगह पे आप जाएंगे जिसका कि लिंक नीचे दिया गया है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सपोर्ट करने के। और दूसरा, आपको अगर पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, और आप थेरेपीज़ में आके अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने ऊपर एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरा मानना है कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होती तब तक हीलिंग थेरेपी या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। उससे पहले हमें खुद पे थोड़ा वर्क करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। हमें उस लेवल तक जाना होता है जब हमको चाहिए होता है कि हमें बस बदलना ही है। जब तक हम खुद पे वर्क नहीं करते हैं या फिर हमारे अंदर वो भावना नहीं आती है कि हमें चेंज होना ही है, किसी भी हाल में हमें एक अच्छे जोन में जाना ही है, हमें वो करना है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, तो ही हम कर पाते हैं। और इसी से जुड़ी है हमारी पहली स्टेज जो है वो डुअलिटी की है। और डुअलिटी वो पॉइंट आता है जहाँ पे हमें दो एकदम ऑपोजिट पोलर एनर्जीज़ के बारे में रियलाइज़ होता है, प्रैक्टिकली रियलाइज़ होता है। ऐसा तो है ही कि हमने पढ़ा होता है इसके बारे में कि देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ वुमन, और देयर इज़ अ मून, देयर इज़ अ सन, देयर इज़ अ नाइट, देयर इज़ अ डे लाइट, एंड जो भी जितनी भी ऑपोजिट पोलैरिटीज़ है इस दुनिया में। लेकिन इसके बारे में, चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन होने लग जाता है कि एक फाइनल कैटेगरी तक आप पहुंच जाते हो कि जो कि दो ही हैं सिर्फ। मेन एनर्जीज जो इस धरती को चलाती है वो दो हैं, और वो दोनों ऑपोजिट पोलर हैं। और धीरे धीरे ये जो पूरी जर्नी, जितनी भी स्टेजेस है, ये आपको डुअलिटी से सिंगुलैरिटी पे, यानी कि यूनियन, जो भगवान के साथ हमारा यूनियन होता है, जो सोल का यूनियन होता है, वहाँ लेकर जाती है। तो ये पहली स्टेज है, और ये बहुत सटल होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, इसका तो पता भी नहीं चलता। इसका पता आप कह सकते हो कि इंसान को शायद जन्म से ही होता है, या फिर जब उसका जन्म होता है उसके कुछ समय के बाद, जब कुंडलिनी की जो एनर्जी है वो डॉर्मेंट होती है। वैसे हम सब में, कुछ कुछ लोगों में वो बचपन में ही अवेकन हो जाती है। और बचपन में ही कई ऐसे बच्चे होते हैं, टीन एज में स्पेशली, जब आपके शरीर में चेंजेस आते हैं, जब प्यूबर्टी आने लगती है, या फिर कोई भी ऐसी घटना घटती है जिससे आपको ये ज्ञात होता है कि दो तरह की ऑपोजिट पोलर एनर्जीज है। देयर इज अ मेल और देयर इज अ फीमेल जेंडर। जेंडर तो होता ही है, साथ में एक एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पे व्यक्ति सोचने लगता है। लेकिन उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर किसी की उसी समय अवेकनिंग होने लग जाए, या उसी समय बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ने लग जाओ। और आजकल की डेट में, यानी कि ये जो समय अभी ट्रांजिशनल टाइम में हम हैं, द्वापर युग की बिगनिंग में हम हैं इस वक्त, अब आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे जिन्हें कि हम एंजेलिक्स भी कह सकते हैं, जिन्हें हम स्टार सीड्स कह सकते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बच्चे हैं। या फिर अभी आपने देखा होगा जब राम जन्मभूमि का भी हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे थे। या फिर हम कुछ फ़नी वीडियोस भी देखते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो बहुत बड़े हैं, एडल्ट्स हैं। वो बहुत फ़नी तो लगते हैं, लेकिन आपकी जिज्ञासा भी बढ़ती है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये एकदम एडल्ट टाइप बातें कैसे कर रहे हैं, या फिर एडल्ट जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। लेकिन बच्चे की बॉडी में होने के बावजूद वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे मीम्स भी बन जाते हैं उनके ऊपर। तो ये इसलिए है क्योंकि ये ज़माना ऐसा आ गया है जिसमें कि छोटी सी उम्र में ही बहुत से बच्चों के अंदर ये फीलिंग, ये भाव बहुत स्ट्रांग आ गया है। कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक शिविर में जाके कंप्लेन कर रहा था अपने पेरेंट्स के बारे में कि मुझे इस घर में नहीं रहना। वो बार बार ये गुहार लगा रहा था कि मुझे आप अपने पास रख लीजिए। जो भी वहाँ पे टीचर थे, गुरु थे, उनको बार बार कह रहा था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि इस घर में सब नॉनवेज खाते हैं, मेरे फादर शराब पीते हैं, मेरे घर में गाली गलौज होती है। और खुद को वो दास कह के संबोधित कर रहा था। तो वो कैसा बच्चा था जो इतनी छोटी सी उम्र में ये चाहता था कि वो उस एनवायरनमेंट से निकले किसी भी हालत में। और वो ये भी कह रहा था कि अगर माता पिता गलत हैं, कोई बात नहीं, माता पिता को एक्सेप्ट करना चाहिए, पर इससे मेरी जर्नी पे बहुत असर पड़ रहा है। तो इतना छोटा सा बच्चा ये कैसे जानता है कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है।
वो इसलिए कि उसके अंदर वो जो डुअलिटी के बाद की स्टेज होती है, जो रिकग्निशन होता है, जो अवेकनिंग होती है, जिसे कई लोग टेम्पररी अवेकनिंग भी कहते हैं, पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये अवेकनिंग की मेन स्टेज है। तो डुअलिटी में सारा ज्ञान होने लग जाता है, दुनिया के बारे में पता लगने लग जाता है। और कई लोगों के साथ डुअलिटी में एक चीज़ और होती है कि उनको ये जो सांसारिक जॉब होती है और एक आध्यात्मिक जीवन होता है, इसका भी फ़र्क पता लगने लग जाता है। और उनको ऐसा लगता है कि ये सांसारिक चीज़ें तो मेरे लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज़ें मेरी तरफ ज़्यादा मुझे रेजोनेट करती है, मैं इनकी तरफ, मेरा रुझान ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है इसमें सुकून ज़्यादा है, लेकिन मैं ये करूँ कैसे। सोचने तो वो लग जाते हैं, लेकिन कईयों के ऊपर कर्तव्यों का भी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बर्डन होता है किसी किसी पे। लेकिन कुछ कुछ लोग खुशी खुशी भी करते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि ये ट्रैप है या ये रियल है या इसको हम कैसे करें। कई केसेस में वो ट्रैप नहीं होता, कई केसेस में मेरे खुद के मास्टर ने बोला है बहुत दफ़े कि हमें अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए। लेकिन उनको ये तो आइडिया होने लग जाता है कि इसमें भी कुछ पोलैरिटी की भावना है, क्या पता मैं कोई ऐसा काम करूं जो मुझे पसंद है और उसमें इनकम भी कर सकूं। तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, फेथ होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस को देखा जाता है उसमें। तो ये होती है हमारी पहली स्टेज। लेकिन कई जगहों पे इसको एज स्टेज 1 काउंट नहीं किया जाता। स्टेज 1 काउंट करते हैं रिकग्निशन को या फिर टेम्पररी अवेकनिंग को, लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ के हिसाब से बता रही हूँ तो वो मेरे लिए स्टेज 2 मानी गई है। मैंने क्योंकि दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया। स्टेज 1 इसीलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बहुत ही इंडिविजुअल फीलिंग होती है। लेकिन जब स्टेज 2 में इंसान चला जाता है, रिकग्निशन में या फिर टेम्पररी अवेकनिंग में, तो दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होने लग जाती है। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जाता है जो वो फीलिंग आपके अंदर जगा देते हैं। और ट्विन फ्लेम, स्टार सीड और लाइट वर्कर्स, मैं ये बार बार बोलती हूँ, आपने मेरे इंग्लिश चैनल में भी देखा होगा, शायद इस पे भी देखा होगा, और मैंने किसी और चैनल में किसी और को इन तीनों को संबोधित करते हुए नहीं देखा। और रिसेंटली बहुत ही हैरानी की बात है, मैं क्वेश्चन भी पूछ रही थी अपने स्पिरिट गाइड से कि क्या कोई सुनता भी है इस बात को जो मैं बोलती हूँ, लाइट वर्कर, स्टार सीड, ट्विन फ्लेम, अलग अलग करके बोलती हूँ, वो लोग जो असेंशन में हैं। तो मुझे इमीडिएटली उसका जवाब ऐसे मिला कि मैंने अपना फ़ोन खोल के जब कोरा देखा तो किसी ने, एंड आई एम श्योर वो व्यक्ति जो भी हैं वो मेरा चैनल देखती हैं, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, और क्रेडिट का हमें करना भी क्या, हमारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिलना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई देख भी रहा है, इन बातों को समझ भी रहा है। तो उस दिन मैंने देखा कि कोरा पे वही क्वेश्चन उन्होंने पोस्ट किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार सीड, ट्विन फ्लेम एंड लाइट वर्कर्स। तो देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि ये कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं वो स्टार सीड भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। स्टार सीड भी लाइट वर्कर ही होते हैं एक प्रकार के, और लाइट वर्कर स्टार सीड भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और लाइट वर्कर्स में भी ऐसे लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस करते हैं या फिर वो स्टार सीड्स के साथ रिलेट कर पाते हैं। लेकिन इनको मैं अलग अलग इसलिए बोलती हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई प्रकार के लोग होते हैं जो कई तरह के लेबल्स को रेजोनेट करते हैं और किसी किसी लेबल को बिल्कुल रेजोनेट नहीं करते। जैसे कि एक लाइट वर्कर का जो लेबल होता है वो ज़्यादातर उन लोगों को रेजोनेंस होती है उससे जो वॉलंटियरिंग में ही खुश रहते हैं, यानी कि दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की केयर करने में, अर्थ के काम करने में। अगर उनको ये पता भी होता है कि वो ट्विन फ्लेम है, तभी भी उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये लगता है कि ठीक है ट्विन फ्लेम हूँ तो हूँ, या फिर इस जर्नी में अब आ गया या आ गई बिकॉज ऑफ अ रोमांटिक कनेक्शन, लेकिन मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो स्टार सीड भी हो सकते हैं और वो जो है ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन उनको खुद को लाइट वर्कर बोलते हुए ज़्यादा संतुष्टि, ज़्यादा खुशी मिलती है। ये जस्ट एक कह सकते हो कि एक कंफर्ट लेवल की बात है, यू नो। उसी तरह से स्टार सीड्स होते हैं। स्टार सीड्स के साथ ये डिफरेंस बस होता है कि इस प्लैनेट पे अभी आप आए हो तो आपका कुछ ना कुछ रोमांटिक कनेक्शन कभी ना कभी तो होता है, कोई क्रश हो जाता है, कोई रिलेशनशिप हो जाता है। और काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स के केसेस में मैंने देखा है, उनकी जब मैंने हॉरोस्कोप देखी है तो उनकी पत्री में ही कुछ ऐसा होता है कि उनके बहुत सारे अफेयर्स होने लिखे होते हैं और वो अफेयर्स होने नहीं होते, या फिर पहली वाली शादी या तो टूटनी होती है या उस शादी में वो खुश नहीं होता, उसे घसीटते रहते हैं, कुछ तरह
ऐसे तरह के योग होते हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम्स के केस में तो ऐसा होता है कि भाई एक ही शादी करते हैं लेकिन पूरी जीवन उसको निभाते हैं, बट 100% वो उसमें खुश कभी होते ही नहीं है। 20-30% की खुशी मिलती है बस, बाकी तो बस घसीटता ही रहता है जीवन। लेकिन वो फिर किसी और को भी नहीं अपनाते। उनकी ये मान्यता होती है, थॉट होता है कि जब मेरी ये एक नहीं चली तो दूसरी भी कौन सी चल जाएगी। तो उनके साथ भी इसलिए होता है क्योंकि वो आध्यात्मिक जर्नी में पहले ही घुस जाते हैं। तो जो इंसान आध्यात्मिक होता है वो ये कहता है कि मुझे इतने सारे हज़ारों शीशों की ज़रूरत नहीं है, मुझे 2, 3, 4, 5 शीशों की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए एक ही मिरर काफ़ी है। अब वो एक मिरर जैसा भी मुझे मिला, अगर मेरी संतान हो गई ख़ास तौर से और मुझे और बच्चे पैदा भी नहीं करने हैं तो ठीक है, मैं इसी में खुश हूँ। मैं आगे किसी और के साथ रह के क्या ही करूँगा या करूँगी। चैलेंज तो वैसे भी आने हैं, किसी के साथ रह के भी आने, अकेले में भी आने हैं। तो क्यों ना चैलेंज पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अपने आप को सुधारा जाए। तो फिर ये लेबल आ जाता है स्टार सीड का। और स्टार सीड, ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर, इन सब में ये क्वालिटी तो होती है कि इनकी जो असेंशन के प्रति जो रुझान होता है, जो लाइकिंग होती है या जो रेजोनेंस होती है वो स्ट्रांग होती है, वो ज़्यादा होती है दूसरों के मुकाबले। एक आम आदमी को ये वर्ड्स अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, वो सुनेंगे और वो निकल जाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ट्विन फ्लेम में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, वो ये है कि ट्विन फ्लेम जब तक तो आप इसको रोमांटिक वे में लोगे, रोमांटिक नहीं है ये जर्नी इतनी जितनी की दिखाई देती है कई लोगों को, ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सामने कोई व्यक्ति है जो ट्विन फ्लेम है। इसीलिए मेरे चैनलिंग्स में आप देखेंगे मैं रनर चेज़र शब्द का प्रयोग ज़्यादा करती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन का भी बहुत प्रयोग करती हूँ। और मैंने ये भी कई दफ़े बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी से ही ऑपरेट करे। उनको ही कई बार ये डाउट हो जाता है कि यार मैं मैस्कुलिन में हूँ या मैं फेमिनिन एनर्जी में हूँ, मेरी एनर्जी है क्या। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। तो इसलिए फिर रनर और चेज़र कह के उन्हें संबोधित करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये क्लियरली आज बताना चाहती हूँ कि जब ये टर्मिनोलॉजी आई थी शुरू में तो वो जेंडर के लिए आई थी, पर वो ये नहीं कहना चाहते थे समझाने के लिए कि ये एक व्यक्ति है जो कि सिर्फ मेल है या फीमेल है। जैसे ही हम उनको डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन या सेक्रेड मैस्कुलिन या सेक्रेड फेमिनिन, एक्चुअली सबसे पहले तो सेक्रेड मैस्कुलिन और फेमिनिन वाला टर्म आया था, उसके बाद डिवाइन लग गया था। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो भी ये यूज़ करते वो ये कहना चाहते थे कि हर व्यक्ति डिवाइन है, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, चाहे वो अपनी कितनी ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ही है। तो इस वजह से ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो। और जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे हर 4-5 साल में टर्मिनोलॉजीज़ बदलती हैं, नए टर्म्स आ जाते हैं। जब शुरुआत हुई थी तो कार्मिक टर्म तो कहीं था ही नहीं, तब सिर्फ एक ही था, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या ऐसे या वैसे है। फिर धीरे धीरे कार्मिक्स आने लग गए, फिर धीरे धीरे फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आने लग गए। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं, अब तो कैटलिस्ट भी आ गए हैं और अब तो जेंडर में भी हज़ारों टर्म्स आ गए हैं। पहले सिर्फ 2 ही जेंडर होते थे या 3 जेंडर्स होते थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन और ट्रांसजेंडर। अब लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा जेंडर कन्फ्यूजन है। तो पॉइंट ये है कि जो ये स्टेजेस हैं, ये सारी स्टेजेस, मैं आपको एक और बात बताती हूँ इंटरेस्टिंग, कि ये नॉन लीनियर भी हो सकती हैं किसी किसी के लिए। जैसे यहाँ पर मैं कह रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि पहली स्टेज है डुअलिटी, दूसरी स्टेज है रिकग्निशन एंड टेम्पररी अवेकनिंग। अब आप देखेंगे, बहुत हैरानी की बात है, हम शिवा शक्ति की कहानी देखते हैं तो शिवा शक्ति के केस में पहले उनकी शादी सती से होती है और फिर सेकंड मैरिज जब पार्वती से होती है तो शिवा पार्वती को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। उसके बाद पार्वती जी जाके तपस्या करती हैं और बहुत घनघोर तपस्या करने के बाद जब वो बहुत डिटैच स्टेट में चले जाते हैं, जब उनको मतलब इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता शिवा उनको अपनाए ना अपनाए, शी इज़ हैप्पी इन हर वर्ल्ड, तब शिवा उनको रिकग्नाइज करते हैं। तो शिवा और पार्वती के केस में जो पहली स्टेज है दूसरों के लिए रिकग्निशन की, उनके लिए तो ये इस फाइनल स्टेज में चली गई। फाइनल स्टेज में फाइनली जाके उनको पता चला रिकग्निशन है और फिर शादी हो गई। और सोचो इतनी सारी सेपरेशंस हुई, एज सती भी सेपरेशन हुई, फिर पार्वती भी हुई, फिर उसके बाद रिकग्निशन के बाद कई लोग कह सकते हैं कि उनमें रनर चेजर डायनामिक भी आता है, ऐसा कह सकते हैं आज की भाषा में, क्योंकि शिवा एक हर्मिट थे। और किसी भी हर्मिट से अगर आप विवाह करते हो, या मैं खुद एक हर्मिट हूँ, हेरिटेक हर्मिट बाय बर्थ एज पर माई पत्री ऑल्सो, अगर कोई भी इंसान किसी भी हर्मिट से विवाह करता है, और ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में तो इतने हर्मिट्स आपको मिल जाएंगे, सबको एकांतवास में रहना, अकेले रहना पसंद है, तो वो एक नॉर्मल संसारिक विवाह हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट पार्वती जी को भी ये बोला गया था कि आपकी शादी कभी भी एक संसारिक व्यक्ति से नहीं हो पाएगी।
उनकी शादी इसीलिए शिवा से जो बिल्कुल टोटली नॉन सांसारिक थे। तो शिवा हमेशा चले जाते थे तपस्या करने, क्योंकि उनके लिए तप करना, राम नाम भजना, ध्यान में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट था। और बहुत सारी चीज़ें शिवा करते थे, एनिमल वर्ल्ड से बहुत कनेक्टेड थे। पशुपतिनाथ उनका नाम है। भूत प्रेतों के साथ भी उनका कनेक्शन था, देवी देवताओं के साथ कनेक्शन था। तो कई दफ़े वो पार्वती जी के साथ होते थे और कई दफ़े नहीं भी होते थे। और पार्वती जी भी, क्योंकि वो भी ध्यान तप करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी और वो भी अपने एनिमल्स के साथ रहती थी, वो भी अपनी दुनिया में रहती थी, पहाड़ों में रहती थी, वैसे ही हिमालय पुत्री थी। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि ये स्टेजेस नॉन लीनियर भी हो सकती हैं। तो कई बार चक्रा थेरेपी में भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी लोअर चक्रास से वो अप जा रहे, तो वो सही कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनके अपर चक्रास यानी कि ऊपर के 3 चक्रास जो होते हैं वो उन पे वर्क चल रहा होता है और लोअर 3 चक्रास उनके तब तक रेडी नहीं होते हैं। तो पहले ये वाले चक्रास पे जब वर्क हो रहा होता है, तो जैसे कि इंट्यूशन स्ट्रांग होती है या डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, लव बहुत ज़्यादा होता है जो कि हार्ट चक्रा में है, कम्युनिकेशन पे वर्क हो रहा होता है, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या बोलना है। लेकिन लोअर 3 चक्रास एकदम स्टैग्नेंट होते हैं। फिर धीरे धीरे लोअर 3 चक्रास को वर्क किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उनको डॉर्मेंट एनर्जी से निकाला जाता है। लेकिन कुंडलिनी उनकी ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती, पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, प्रारब्ध की वजह से, प्री डेस्टिन्ड प्लान की वजह से वो वैसे नहीं होता जैसे कि लीनियर स्टेजेस में होता है कई लोगों के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करो। सोलर प्लेक्सस का जो बीज मंत्र है वो राम है, और राम से भी बड़ा राम का नाम है। ये एक जादुई मैजिकल मंत्र है। जो भी राम नाम को जपता है, डेली जपता है, वो इंसान हमेशा अलग दुनिया में रहता है। उसका अलग ही लेवल होता है, अलग ही जोन होता है उसका। तो जो ये हमारी स्टेज है रिकग्निशन, इसको अगर हम 2 लोगों के साथ ना जोड़ें, हम इसको पर्सनली इंडिविजुअली देखें, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली में एक इंडिविजुअल जर्नी है और कई लोगों का यूनियन हो जाता है बिना किसी 3D कनेक्शन के भी। यस, ये भी आज मैं आपको बता देती हूँ। और वही लोगों को कई लोग स्टार सीड के नाम से या स्टार सीड टैग से, क्योंकि स्टार सीड्स अपनी दुनिया में ही रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं जो खुद को स्टार सीड समझते हैं या उससे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी स्टार गैलेक्सी से आए होते हैं। उनका जो जीवन होता है धरती पे वो बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड होता है। उनके इतने जन्म होते ही नहीं हैं। वो कभी ट्विन स्टार गैलेक्सी से आए होते हैं कई दफ़े, जिसमें 2 सन्स होते हैं। तो उसमें रात्रि का, नाइट का या डार्कनेस का कोई थॉट ही नहीं होता, मतलब उनकी कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं होती। जब वो अर्थ पे आते हैं तभी उनको पता चलता है कि डार्कनेस भी कुछ होती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उनके कुछ साल, तो पहले के 10, 15, 20 साल तो इन्हीं चीज़ों को फिगर आउट करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर स्टार सीड लाइट वर्कर भी हो साथ में, तो फिर तो आप ये कह लो कि वो तो बचपन से ही, जैसे आजकल के एंजेलिक्स हैं, वो तो बचपन से ही लग जाते हैं सेवा के कार्य में। और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, बाय द टाइम उनकी एक सर्टन एज होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य कर चुके होते हैं। और फिर उनकी दूसरी चीज़ों में, जैसे कि कई लोगों के अंदर डिवाइन पावर्स होती है, उस पर वर्क करने लगते हैं। और वो जो संसारिक उनका एक सेटअप होता है, उस सेटअप से वो थोड़ा थोड़ा और डिटैच होने लग जाते हैं और फिर वो उस जोन में चले जाते हैं कि सब कुछ खुद ही हो रहा है। मतलब वो उस समय पे एफर्ट कर रहे होते हैं जब दूसरे लोग वहाँ तक पहुँचे भी नहीं होते हैं। वो तब पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, मतलब अपनी शिक्षा पे या अपने काम पे, अपने लाइफ पे वर्क कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज़ पे। उनको पता भी नहीं होता कईयों को, तो वो बस जॉब के थ्रू, लोगों के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू वो लेसन्स पे लेसन्स सीखते हैं। और फिर जब वो एकदम रियलाइज्ड पर्सन बन जाते हैं, फिर वो उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद, 35 के बाद, कई लोगों के केस में 32 के बाद, कईयों के केस में 40 के आसपास, उनके साथ ये ऐसे होने लगता है कि वो बिल्कुल ही सरेंडर जोन में, यानी कि टोटल शरणागति में जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पीस मिलने लग जाता है। उनको वो पीस चाहिए होता है। तो ये तीनों जो टर्म्स है, ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स, और चौथा जो मैंने नया बनाया असेंशनर, करेक्ट इंग्लिश नहीं है बट फिर भी असेंशनर इंग्लिश कौन सा बड़ी करेक्ट लैंग्वेज है हर जगह से देखा जाए तो वो असेंशनर, इसीलिए मैंने बोल दिया कि वो सबके सब लोग असेंशन में है। अब आप जिस भी लेवल से रेजोनेट करते हो, आप खुद को स्टार सीड फील करते हो, ट्विन फ्लेम फील करते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी कोई मजाक नहीं है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है ये। जब तक आप एक खाली ट्विन फ्लेम हो तब तक तो ये इतना वो नहीं काम करेगा, लेकिन जब ट्विन फ्लेम असेंशन होएगा तब वो बहुत हैवी ड्यूटी बन जाएगा, पावर पैक्ट बन जाएगा।
तो अगर दो लोग हैं इसमें तो ऐसी फीलिंग आएगी रिकग्निशन में कि यार ये मुझे कोई मिल गया है, आई हैव मेट द वन, ये मेरा पर्सन हो सकता है। एक म्यूचुअल फीलिंग यहाँ पे आप देखेंगे कि रोमांटिक फीलिंग है। वरना फिर ये हो सकता है कि वो जिससे आप मिले हो, शायद जो भी वो व्यक्ति है, उनको देख के आपको लगेगा बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, फेमिलियरिटी है, या कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, क्लोजनेस होएगी। ये उसके बाद आती है आपकी स्टेज 3 जो कि है क्राइसिस। अब स्टेज 3 में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई, मतलब आप तो हेल में पहुंच गए हो, आप इसे टेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हो। तो जो इनिशियली जो कई लोगों को पैराडाइज की फीलिंग आ रही थी, या ऐसा लग रहा था कितना हेवनली है, कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा है, वो जो कहते हैं ना एक रोमांटिक वर्ल्ड में कहते हैं हनीमून फेज, और जिनका नॉन रोमांटिक है, जो वॉलंटियर ज़्यादा हैं, वो भी बड़े एक्साइटेड से हो जाते हैं किसी किसी चीज़ को लेकर कई दफ़ा। ये सिचुएशन टू सिचुएशन भी होता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, और फिर जैसा कि मैंने कहा ये एक रिलेशनशिप डायनामिक में भी हो सकता है। तो वो जो इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट हट जाती है, क्योंकि वो क्राइसिस ही ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई नया मान लो कुछ अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो। जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो आपको बड़ी खुशी हो रही होती है, बड़ा मज़ा आ रहा था, आपको ऐसा लगता है वाओ क्या है, ये तो बढ़िया चीज़ हो गई मेरे साथ। और फिर सडनली जब कोई ट्रिगर आपके सामने आ जाता है, या कोई बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, कोई पेन आपके सामने आ जाता है, तो आपको वैसा फील नहीं होता जैसा आपको इनिशियल एक्साइटमेंट फील होता, फिर तो भागने का मन करता है। तो ये जो क्राइसिस है, इसकी वजह से ये जो टेस्टिंग है, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं। आप भगवान का टेस्ट लेते हो, सब लोग लेते हैं कि मुझे ये चाहिए तो भगवान है, वो चाहिए तो भगवान है, मुझे ये साइन दिखा दो भगवान, मुझे वो दे दो भगवान, मुझे ऐसा फील कर दो, फील करवा दो, मेरी ये विश पूरी कर दो। तो हम लोग टेस्ट लेते हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं तो हम बड़ा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो भी आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप उस चीज़ को डिज़र्व भी करते हो या नहीं। इच्छा तो आपने जगा दी, बट विश्वास है या नहीं, फेथ है या नहीं, या कोई इंटेंशन है या नहीं, या सिर्फ एक सेल्फिश ही इंटेंशन है। क्योंकि जैसा मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, लाइट वर्कर और असेंशनर, इन सब का जीवन संसारिक पे चल ही नहीं सकता, संसारिक पाथ पे ये संसारिक नहीं रह पाते एक बार ये इसमें घुस गए। इनफैक्ट इसमें घुसते ही इसलिए क्योंकि ये संसारिक होते ही नहीं है। लेकिन संसारिक वर्ल्ड में जब रह लेते हैं तो फिर एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, एक आदत बन जाती है, हैबिट पैटर्न बन जाता है, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ईगो डेवलप हो जाती है। तो जो ये स्टेज 3 है, क्राइसिस और टेस्टिंग, इसमें जो ईगो है, ईगो की और सोल की लड़ाई शुरू होती है। ईगो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और ईगो का जो घर है वो प्रेजेंट नहीं होता कभी भी, वो पास्ट होता है या फ्यूचर होता है। इसीलिए लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं आजकल, क्योंकि उनको प्रेजेंट में रहना आता नहीं है, उनकी माइंड की वैसी ट्रेनिंग ही नहीं हो रखी कि वो प्रेजेंट में बिना डरे रह सके। तो ईगो तो किसी ना किसी वे में आपको फंसा के ही रखना चाहेगा उस पॉइंट पे जहाँ पे भी आप हो, जैसे डर से या फिर कोई लालच दे के, कुछ ना कुछ करके। ईगो को पता है यार ये मुझे छोड़ के जा रहा है अब ये अपने प्रेजेंट में, तो ईगो जो है वो एंकर्ड रहना चाहता है, और वो एंकर्ड नहीं रह पाएगा अगर आप ये इनर वर्क करोगे तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती है। और टेस्टिंग और क्राइसिस की वजह से कई लोग जो होते हैं, वो जो ओल्ड मॉडल ऑफ लाइफ होता है, संसारिक रियलिटी, और लव में भी ओल्ड मॉडल ऑफ लव होता है, उसमें लोग फिट इन करने की कोशिश करते हैं कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो टिपिकल होगा तो अच्छा होगा, वो टिपिकल नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। जो टिपिकल वेज होते हैं कपलहुड के, टिपिकल वेज होते हैं रिलेशनशिप के, और मतलब ईगो की जितनी भी डिज़ायर्स होती है, जो भी आपके लर्नड ऑलरेडी फॉर्म्ड बिलीफ सिस्टम होते हैं, उसमें अगर चलेगा तो मेरा रिलेशनशिप सही है, उसमें फिट हो गया तो नहीं है। अब जब वो फिट नहीं होता तो क्राइसिस शुरू हो जाता है, जब वो फिट नहीं होता तो टेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो अब ये क्या करें इसमें, तो इसमें एक कन्फ्यूजन की भावना आती है, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट स्टेज ट्रिगर हो जाता है, वो है रनर और चेजर। इसमें व्यक्ति के बारे में भी आप कह सकते हो कि व्यक्ति रनर है या व्यक्ति चेजर है, लेकिन इसमें रोल रिवर्सल भी हो सकता है, कभी कोई चेजर बन सकता है, कभी कोई रनर बन सकता है। ठीक है, तो तीसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो आउटडेटेड मेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको टेस्टिंग और क्राइसिस में फील हुए थे, रियलाइज़ हुए थे,
वो जो हैं वो ज़्यादा प्रत्यक्ष होने लग जाते हैं और वो इंसान को इतना डराने लगते हैं कि वो कहता है कि मुझे इसमें नहीं रहना, वो भागता है। लेकिन जब वो थोड़ी दूर तक भागता है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर वो वापस आते हैं। अब अगर इसमें दो लोग हैं, टू पीपल आर इन्वॉल्व, तो क्या होता है कि वो गेम चलती रहती है, रूठना मनाना, लड़ना झगड़ना, आना जाना, वो सब जो भी है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे इसे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई हीलिंग हो सकती है, वो कोई जॉब हो सकती है, वो कोई लाइफस्टाइल पैटर्न हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिसके आस पास आपकी रनिंग और चेजिंग चलती है, आना जाना चलता है कुछ समय तक। अब ये सब भी इसीलिए हो रहा है ताकि आपकी जो क्लियरिंग है वो फॉरएवर के लिए हो, इटर्नली आप हील हो जाओ। लेकिन हमारे कितने सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, एक थोड़े ना होता है, इतने सारे पैटर्न्स होते हैं। इसीलिए ये पॉइंट अब आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये लीनियर नहीं है और ये साइकिल्स में होती है। साइकिल्स में होने का मतलब क्या है कि मान लो फर्स्ट साइकिल हुआ, सारे स्टेजेस को आप 1 बाय 1 जैसे देखते हो, नीचे से लेके ऊपर तक, डुअलिटी से लेके सिंगुलैरिटी तक, और इसके बीच में सारी चीज़ें, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि एक पूरा राउंड, एक पूरा साइकिल जब आप कंप्लीट करते हो तो आपकी 10% हीलिंग हो गई आपकी इस असेंशन जर्नी में। एक साथ तो नहीं होगा। फिर जब आपकी 10% हो जाती है, आपको अनुभूति से फील होता है कि हाँ मेरी लाइफ बदल गई है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है, तीसरा साइकिल स्टार्ट होता है, और करते करते पहले साइकिल में अगर 10% हुआ है तो दूसरे साइकिल में 20% हो जाता है, फिर 30% हो जाता है, 40%, 50, 60, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा कंप्लीट आपकी हीलिंग हो जाती है। और असेंशन तो एक लाइफस्टाइल है, इनर वर्क तो ज़िंदगी भर चलता है। तो जो लोग इसमें बहुत हाई एडवांस चले जाते हैं उनका तो फिर मन भी नहीं लगता किसी और चीज़ में, उनको तो लगता है बस मुझे यही करना है, भगवान जी मुझे अब डिस्ट्रैक्शन ना दी जाए और मुझे कहीं और नहीं जाना, बस यही करूँ, मैं अपना इनर वर्क करूँ और साथ में सेवा करूँ, आपके सारे काम करूँ जो भी आप करवाना चाहते हो। तो अब जब हम इस क्राइसिस की स्टेज से निकलते हैं, जिसमें कि रिजेक्शन भी आएगा, जिसमें कि या तो आपको ईगो कम्प्लीटली लूज़ करनी पड़ेगी या तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। मतलब कि दो ही चीज़ें होती हैं इंसान में, या तो उसकी ईगो बहुत स्ट्रांग होती है, तो जैसा मैंने कहा अगर दो लोग इसमें इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि एक में ईगो बहुत ज़्यादा है और दूसरे में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, तो उसकी जो फ्रिक्शन हो रही है, ट्रिगरिंग हो रही है, उसके वजह से जिसमें ईगो ज़्यादा है उसकी ईगो कम होएगी और जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कम है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो इतना आसान तो नहीं होता, ये आइडेंटिटी बेस्ड प्रोग्रामिंग है, फिज़िकल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, इतना आसान तो नहीं है। इतनी अगर अटैचमेंट होगी फिज़िकल आइडेंटिटी से और प्रोग्रामिंग से तो एक स्टबननेस रहती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सफरिंग, ये वो, बट साथ के साथ एक फीलिंग और भी चलती रहती है और वो है कि एक असेंशन की भावना होती है। इंसान को हमेशा लगता है कि यार अब जो मैं कर रहा हूँ ना खुद के लिए यही सही है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ईगो को डिस्ट्रॉय करना हो, ईगो डेथ पे जाना हो, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना हो। तो मेन फीलिंग होती है जो लव की, जो रियल लव की भावना है, ट्रू लव का जो एक्सप्रेशन है वो आपका बढ़ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो इंक्रीज पे, राइज पे होता है, तो वो इसलिए अच्छा लगता है। तो अब इसके बाद जो अगली स्टेज आती है, जैसे मैंने कहा रनर चेजर डायनामिक, जब सारे फियर्स और साइकिल्स, सारे तो एक साथ नहीं होते, जैसे मैंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है, जब ये नेचुरली हटने लगता है, एक आप ये कह सकते हो कि कभी कभी ये क्रॉनिकल भी हो सकता है, एक डिसफंक्शनल इमोशनल पैटर्न जब आपको दिखाई देने लग जाता है, जब उसे कैच कर लेते हो, जब आप उसे समझ लेते हो, तो कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो और कुछ चीज़ों को आप एक्नॉलेज कर लेते हो, लेकिन आपको भी पता है कि समय लगेगा या इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो एक लेट गो की भी फीलिंग आती है और आप सरेंडर भी करने लगते हो। अभी सरेंडर हुआ नहीं है, अब इसके बाद ही सरेंडर होगा। रनर चेजर डायनामिक के बाद एक फेज़ आता है बीच में, जैसे 3D से 5D के बीच में आप डायरेक्टली नहीं जाते हो, बीच में 4D आता है और फिर 4D के बाद एक ब्रिज आता है, उसके बाद ही आप 5D में जाते हो। 5D में जाना इतना आसान नहीं है, जो लोग कहते हैं ना कि हम 3D to 5D वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो 5D रियलिटी में जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारा जो ईगो होता है ना, ये भी बहुत स्मार्ट होता है। कई लोगों को लगता है कि ईगो तो निकल जाएगा, हट जाएगा, वो बहुत स्मार्ट होता है और वो कोई ना कोई सर्वाइवल मैकेनिज़्म ढूंढता ही रहता है।
किसी ना किसी तरीके से इंसान को कुछ ना कुछ फील करा के ईगो जो है वो आपके इनर वर्क से भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है। कई बार ये तो ईगो की वजह से लोग एक स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप कर लेते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि बंदा स्पिरिचुअल है, या ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल है तो सही है, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे कितने लोगों को हम देखते हैं कि वो खुद को जब स्पिरिचुअल कहने लगते हैं तो स्पिरिचुअल कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन अंदर से स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। तो अभी भी उनको यही लग रहा होता है कि बहुत सी चीज़ें फिज़िकल लेवल पे ही करनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो एक फेज़ ऑफ सेपरेशन आ जाता है। अब ये जो है ये फोर्स्ड सेपरेशन भी हो सकता है और ये बाय चॉइस भी आपने लिया हो सकता है। कई केसेस में सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, फिज़िकल विड्रॉल हो जाता है, या कोई ऐसी बात सामने वाला बोल देता है कि आपसे सहन ही नहीं होता, या तो दूसरे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं या आप ही उनको छोड़ के चले जाते हो। जो भी केस होता है, एक सेपरेशन की भावना, एक लोनलीनेस की भावना आती ज़रूर है। हर इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि उसको हार्ट ब्रेक ना हो, उसको बिट्रेयल ना हो। हर किसी में, इवन जो लोग रनर्स से नाराज़ होते हैं इस वर्ल्ड में, उनको नहीं पता होता कि रनर्स के भी फियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, रनर्स के भी बहुत अजीबोगरीब एडिक्शन पैटर्न्स होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रॉमाज उन्होंने देखे होते हैं। लेकिन हर चीज़ को इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो वो जो जो चेज़र है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये रोल रिवर्सल भी है, लेकिन जो भी सह रहा है उसके लिए भी अच्छा नहीं इतना सहना, जस्ट बिकॉज आपको सिंपैथी है किसी चीज़ से या किसी इंसान से। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिसके प्रति आप सिंपैथी कर रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और जो ट्रुथ और इल्यूजन है इसके डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ ट्रुथ क्या होता है और इल्यूजन क्या होता है। जब हम फियर बेस्ड थॉट पैटर्न्स में चलते हैं तो हम फियर बेस्ड रियलिटी ही क्रिएट करते हैं। जब हम फियरलेस हो जाते हैं तो हमारी जो रियलिटी है वो भी फियरलेस ग्राउंड्स पे ही चलती है, यानी कि विश्वास पे चलती है। और ऐसा करने से जो मंडेन ज़िंदगी है उसमें भी आपको कोई ना कोई अलौकिक भावना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन फील होती है। तो फिर इंसान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने एक्शंस की, अपने इनर वर्क की, और उसको लगता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो पहले तो सेपरेशन आता है, ठीक है। और पर्पस क्या है रनर चेज़र डायनामिक का, ताकि वो जो दो इंडिविजुअल्स हैं या वो एक इंडिविजुअल है, वो जो भी है जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी जो जर्नी है दैट शुड प्रोपेल टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स सोर्स, टूवर्ड्स हीलिंग एंड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के लिए पर्पस से। बॉडी की हीलिंग तो होती है, बॉडी और माइंड और ये सब सोल कनेक्टेड हो जाता है, और साथ में स्पिरिचुअल जर्नी में वो मेच्योर हो जाता है। इसीलिए सेपरेशन फेज तो एक इल्यूजन है, सेपरेशन नाम की कोई चीज़ें नहीं है, सेपरेशन इज़ प्रेपरेशन एक्चुअली। फिर जब इंसान उस सेपरेशन के साथ फ्रेंडली होता है तब वो कहता है कि मुझे सरेंडर करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है सरेंडर की। ये वही स्टेज है जहाँ पे व्यक्ति को, चाहे वो ट्विन फ्लेम का है खुद को, चाहे वो स्टार सीड का है, चाहे वो लाइट वर्कर का है, वो जो भी है, वो सीकर है, वो साधक है, वो लर्नर है, वो लवर ऑफ ट्रुथ है, वो जो भी है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है फलाना ढिमकाना, तो उसको फेथ के बारे में सीखना है और कैसे फेथ को अपनी लाइफ में और अपने रिलेशनशिप्स में अप्लाई करना है, ये उसके ऊपर है। ये स्टेज ये भी एक दिन में नहीं होती है, इस पर भी मेहनत लगती है, काम लगता है, क्योंकि फेथ जो है वो छोटा छोटा थोड़ा 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 करके बड़ा होता है। और जो भी आउटकम होता है, जो भी जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपका रिलेशनशिप जा रहा है, अब जब आप सरेंडर में होते हो तो ये टोटली गॉड के ही चरणों में आपने खुद को समर्पित कर दिया, शरणागति ले ली, टोटल सरेंडर जब आप करते हो तो आपको ये लगता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि सब कुछ आपके साथ जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। लेकिन इसको कहना बहुत आसान होता है और करना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए अपनी प्रोग्रामिंग के साथ और सारी हैबिट पैटर्न्स के साथ ये मान लेना कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि लोगों की एक हैबिट होती है टेस्टिंग, वो स्टेज वाली नहीं, टेस्टिंग मतलब टेस्ट करने की आदत होती है हर थोड़ी थोड़ी देर में, कहाँ तक पहुँचे हम, क्या हुआ। इस चक्कर में क्या होता है, कई लोग सरेंडर में भी बहुत ज़्यादा सरेंडर में भी रनर चेज़र करते हैं कि 5 दिन तो सरेंडर मोड में होते हैं,
छठवें दिन टेस्ट करने का मन करता है तो स्टॉकिंग करने लग जाते हैं, या फिर मेंटल स्टॉकिंग करने लग जाते हैं, फैंटेसी में चले जाते हैं, अननेसेसरी इमेजिनेशन में बहुत बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, बातें करते रहते हैं अननेसेसरी खुद से ही। जो असली काम है करने का, ध्यान में बैठने का, जाप करने का, इनर वर्क करने का, वो नहीं करते। या फिर जो कि नेचुरली इंस्पायर्ड एक्शन की वजह से जो सेवा होती है, वॉलंटियरिंग होती है, वो भी नहीं करते। और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट के अलावा और हर जगह पे रहते हैं। तो ये धीरे धीरे इंसान को सिखाता है, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँच जाता है ना, तो उसको अपना टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक वो उस ट्रैप में फंसा रहे, उसको रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है, या उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं इस वक्त फ्यूचरिस्टिक थॉट्स में हूँ, या पास्ट के थॉट्स में हूँ, या प्रेजेंट में हूँ ही नहीं। लेकिन कभी ना कभी उसे रियलाइजेशन होती है, क्योंकि एक बार जिसने 2-3 बार भी, 4-5 बार भी बहुत स्ट्रांगली इस अवेयरनेस को कर लिया है, प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली कर लिया है, तो वो धीरे धीरे उसको समझ ही जाता है। क्योंकि जो सुकून, जो पीस, जो शांति इंसान को सरेंडर में मिलती है, शरणागति में मिलती है, वो विश्राम इंसान को कभी नहीं मिलता। ये जो संसार है इसमें बहुत सारे विश हैं, एज़ पर माई मास्टर, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं उनके, लेकिन राम का जब हम नाम लेते हैं तो हमें विश्राम मिलता है, उस विश से हमें आराम मिल जाता है। ये विश क्या है, ये जहर क्या है? ये जहर ही यही है कि फेथ ना करना, फियर में रहना। फेथ का उल्टा है फियर। फियर होगा तो गिल्ट होगा, गिल्ट होगा तो शेम होगा। तो ये सारे लोअर चक्रास के ब्लॉक्स हैं, और ऊपर के जो चक्रास है उसके भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये हमें स्टॉप करते हैं आगे बढ़ने से। और जो लोएस्ट चक्र है उसमें भी फियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो हमारा स्वधिष्ठान है, यानी कि जहाँ पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है बीइंग की, हर चक्रा के अलग अलग रीजंस होते हैं उसके अनब्लॉकिंग के और उसके वर्क करने के। जो हमारा थर्ड आई चक्रा है वो हमारे सोलर प्लेक्स से जुड़ा है, और थर्ड आई ब्लॉक्ड होता है इल्यूजन की वजह से। जब हमारे को करेक्ट इंसाइट नहीं होती, करेक्ट विजडम नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता कि सही कौन है और गलत कौन है। उसका पता तो हमें अंतर्मन में जाके ही चलेगा जब हम अपने अंदर से इल्यूजन को हटा देंगे, राइट। तो जो हमारा सबसे ऊपर का चक्र है, यानी कि जो हमारा क्राउन चक्र है, सहस्रार है, ये हमारे थॉट से कनेक्टेड होता है। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो कभी भी जो प्योर कॉस्मिक एनर्जी है उसको टैप इन नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग करने वाले की अर्थली अटैचमेंट्स बहुत स्ट्रांग होती है, वो सांसारिक दुनिया से इतना अटैच्ड होता है कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहा होता है। तो फिर हमको इसीलिए सारे चक्रस का पता होना चाहिए कि अगर आपको सर्वाइवल एनर्जी से आप निकलोगे तो ही आप अपने मूलाधारा चक्र को पूरी तरीके से हील कर पाओगे, और ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फिर आपका, अगर हम प्लेजर से निकलेंगे तो ही हम गिल्ट को रिलीज़ कर पाएंगे। अगर हम फियर से निकलेंगे, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमारे अंदर जो ये फेथ है ये बढ़ जाएगा। और एक कुछ लोगों के अंदर एक तरीके का शेम होता है खुद के प्रति ही, मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा ये जन्म क्यों हुआ, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, मेरा रूप ऐसा क्यों है, मेरा रंग ऐसा क्यों है। ये सब भी आपके सोलर प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो हार्ट है वो लव से जुड़ा होता है, और लव के साथ ग्रीफ जुड़ा होता है। आपने देखा है जिन लोगों की जो मैंने ये इनके साथ देखा है, स्टार सीड्स के साथ देखा है, एंजेलिक्स के साथ बहुत देखा है मैंने, कि वो क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं प्रेम की भावना से, मगर उनको तब प्रेम का पता नहीं होता। तो उनके साथ ऐसे बहुत से एपिसोड्स होते हैं जिसमें वो जब भी प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो एक गंदा वाला सेपरेशन हो जाता है, ग्रीफ जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों का या ऐसे लोगों का एनिमल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो कई दफ़े वो रेस्क्यूअर्स बन जाते हैं, कई दफ़े वो फीडर्स बन जाते हैं। फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखते हैं, और बार बार उनका दिल टूटता है, बार बार उनका डिसकनेक्शन होता है, क्योंकि हार्ट चक्रा जो है वो पूरी तरीके से अभी खुला नहीं है, पूरी तरीके से उस पर काम नहीं हुआ है। तो ग्रीफ, लव को वो ग्रीफ की नज़र से देखते हैं, और क्योंकि फेथ की कमी होती है तो सरेंडर भी नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है फिर हमको ट्रुथ को समझना, जो कि हमारा कनेक्टेड है थ्रोट चक्रा के साथ। तो स्टेजेस के साथ साथ मैंने आपको चक्रास के बारे में भी बता दिया है
जैसा कि मैं यही चाहती हूँ हर इंसान को मेरा कंटेंट देख के, ये वीडियोस देख के कुछ सीखने को मिले, वो अपने पे काम कर सके। और कई दफ़े जब हम सुनते हैं, जब हम एक फ़्लो में सुनते हैं तो हम शायद वो बातें मिस कर देते हैं। फिर सेकंड टाइम जब हम सुनते हैं तो कोई और चीज़ हमें बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट होती है। इसलिए डाउनलोड्स को और चैनलिंग्स को आप टाइम टू टाइम रीविज़िट भी कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि जब मैंने पिछली बार सुना था तो मैंने ये पॉइंट नहीं सुना था, ये मैंने मिस कर दिया, ऐसे कैसे? क्योंकि उतने देर में या उतने दिनों में हो सकता है आपकी ग्रोथ अलग लेवल से हुई हो और अब आपको ये पॉइंट बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा हो और आपके किसी काम का भी हो। तो फेथ में जब हम आ जाते हैं तो हमारा सरेंडर शुरू हो जाता है। और अगर सरेंडर होएगा, अगर आप डिवाइनली गाइडेड होंगे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे, तो आप एक्सेप्ट करने लग जाओगे जो भी डेस्टिनी ने आपको दिया है, जो भी आपके साथ हो रहा है। आप ये सब नहीं करोगे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। ये जो पूरा मैनिफेस्टेशन है तो मुझे ये बहुत बड़ा स्कैम लगता है। बातचीत करने में, समझाने में, मैनिफेस्ट को यूज़ करने में शब्द को यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मतलब शिद्दत के साथ जब लोग निभाते हैं बिना समझे कि उसके कॉन्सेप्ट्स है क्या, जैसे कि विजुअलाइज करे जा रहे हैं दिन भर लोग और दिन भर ऐसे इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो प्रेजेंट मोमेंट में तो है ही जब वो ये सब विजुअलाइज कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट मोमेंट में उससे वो भाग रहे हैं, तो वो कैसे वो मैनिफेस्टेशन को समझ पाएंगे? मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। मैनिफेस्टेशन इज़ मोर अबाउट यू अट्रैक्ट हु यू आर। तो अगर आपको कुछ अट्रैक्ट करना भी है, अगर मतलब वो इच्छा प्रभु ने दी है आपको वैसा करने की, तो वो ही आपको उसके लिए सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या उस जोन में लेकर जाएंगे। वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर मैं फिर कभी जाऊंगी। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि सरेंडर जब आप करते हो तो फिर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते नहीं हो, फिर आप सिर्फ पुरुषार्थ के बारे में सोचते हो, फिर आप सिर्फ इनर वर्क के बारे में सोचते हो। ऐसा मेरे मास्टर कहते हैं कि सारी चिंताएं छोड़ दो, बस एक चिंता रखो कि आपको कैसे अपने मास्टर के साथ, प्रभु के साथ कनेक्टेड रहना है। मतलब मेरे लिए तो मास्टर ही भगवान है, तो यहाँ पे मैंने अपना ही वो ऐड कर दिया है। तो फिर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं इंडिविजुअल, या फिर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं इन अ कपल सिनारियो, अगर उनको इल्यूमिनेशन और हार्मोनाइजेशन स्टेज तक जाना है फिजिकल में, तो जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, वरना वो नहीं हो सकता। ठीक है, तभी रनर को स्पेस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी कि वो अपनी पेस पे इवॉल्व हो सके। तो चेज़र को भी थोड़ा साइड होना पड़ेगा, जो भी चेज़र एनर्जी में ज़्यादा है उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 10 महीने लगे, 4 साल लगे, अरे मुझे तो मेरा काम करना है, मैं अपना इनर वर्क कर लूँ, मैं अपने पे ध्यान दे लूँ। पहले मेरे अंदर ही पीस नहीं है तो मैं दूसरे इंसान को क्या हील करूँ, या मैं उसके लिए क्या होप करूँ, एक्सपेक्ट करूँ या प्रेयर करूँ। जो भी सरेंडर कर रहा है, चाहे आप इंडिविजुअल पर्सन हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, जो भी हो, आपको अपने हार्ट में एक स्पेस रखनी पड़ेगी लोगों के लिए। जो एक व्यक्ति है या एक से ज़्यादा हैं, सबकी अलग जर्नी, हर व्यक्ति जो ट्विन फ्लेम जर्नी से एसोसिएटेड है उसकी अपनी जर्नी है। तो आपको अपने हार्ट में एक स्पेस रखनी पड़ेगी जिसमें कि आप उनको माफ़ करते हो हर बारी, या कहते हो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। और अगर वो माफ़ करने लायक नहीं है, तभी भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इतने गलत कार्य करे हैं और बिल्कुल भी सही नहीं किया, तो क्या पता आपका उनसे दूर होना ही बहुत सही बात हो, आप बच गए, आप लकी हो। नहीं तो अगर आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते तो आपके साथ क्या होता, या आपके साथ जो दूसरे लोग जुड़े हैं उनका क्या होता, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो सेपरेशन है या जो भी हो रहा है जिसमें कि आपको लगता है सेपरेशन है, वो वही आपका प्रारब्ध और वही आपके लिए बेस्ट हो जो लिखा हुआ है। तो इसीलिए लोगों के लिए आप स्पेस रखिए। ईदर यू कीप देम लाइक ओके, आई फॉरगिव यू, यू कैन बी हैप्पी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। या फिर आप ऐसा करो कि ठीक है, मुझसे तो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही बेस्ट है, उनको ही मैं सौंप देती हूँ। तो इस टाइम पे आप अनकंडीशनल लव को चैनल कर सकते हो, आप कोई बहुत बढ़िया चीज़ कर सकते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो, आप आर्ट में जा सकते हो, म्यूज़िक में जा सकते हो, राइटिंग में, टीचिंग में, एक्टिव सर्विस में, किसी ना किसी प्रकार का क्रिएटिव आउटलेट जो कि आपके सेक्रल चक्र से भी जुड़ा है और थ्रोट चक्र से भी जुड़ा है,
और इस स्टेज का पर्पस यही है कि जो सोल है उसकी जो ईगो से कनेक्शन है वो रिलीज़ हो जाए, ईगो डेथ हो जाए, आपकी सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप लोगों के साथ नहीं सिर्फ आप भगवान के साथ कम्युनिकेट करो, स्पिरिट गाइड्स के साथ, स्पिरिट रेल्म के साथ आप बिना डरे निडर होके कम्युनिकेट करो। और मेरे ख्याल से जो लोग स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं उनके साथ भी ये कैसे होता है कि वो शुरू शुरू में सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को, एंटिटीज़ को, उसी के साथ जूझ रहे होते हैं, पता नहीं क्या डेमोनिक चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो सरेंडर करते हैं, जब उनको प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो ही चीज़ उनकी पॉजिटिविटी में बदल जाती है और उनको एंजेलिक एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड हो जाते हैं, एंजेलिक रेल्म के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, मास्टर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और उनको अलग ही वर्ल्ड में स्पिरिट रेल्म और स्पिरिट वर्ल्ड दिखता है। तो we need to have full faith in source and we need to have full faith in our journey। इसके बाद इल्यूमिनेशन का फेज़ आता है, जिसको कि अपनी लैंग्वेज में मैं रेडियंस कहती हूँ, क्योंकि इल्यूमिनेशन की वजह से ही आपका मतलब चेहरा, फेस, बॉडी, आपकी लाइफ में एक ग्लो आ जाता है। ये जो इल्यूमिनेशन और रेडियंस का फेज़ होता है ये नेचुरल होता है और इसमें ईगो की डेथ जो होती है वो हो जाती है और उसके बाद गॉड एनर्जी, गॉड फोर्स, गॉड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को रूल करते हैं, आपका डीएनए हील होने लग जाता है, आपको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर हो जाती है, फुल अवेकन डिविनिटी आ जाती है कई लोगों में, आपके अंदर से डिवाइन लव रेडिएट करता है, आपको ब्लिस की फीलिंग होती है। आप ये सब चक्करों में पड़ते ही नहीं हो, संसारिक चक्करों में आप कोई रोमांटिक पार्टनर, रोमांटिक लव सीख नहीं करते, आप किसी इल्यूजन में नहीं रहते, आप सीधा ट्रुथ के साथ कनेक्टेड होते हो, आपके जो थॉट्स होते हैं वो हील्ड हो जाते हैं और आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, आप इंस्पायर्ड एक्शन करते हो, आप क्रिएटिव फोर्स बन जाते हो एक बहुत पॉजिटिव वे में और आपके अंदर सर्वाइवल फियर नहीं रहता है। आप जो भी करते हो अच्छा करते हो, आप जो धन कमाते हो बांट देते हो, फिर भी आपके पास इतना रहता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपका रूटीन होता है, आपका नियम होता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही कट टू कट चल रहे हो, आप अपने ब्रेक्स भी ले सकते हो, आप फ्लेक्सिबल भी बन सकते हो, किसी दिन कुछ डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। मतलब यू आर बेसिकली अ प्योर एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर। आपके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और मुझे तो ये लगता है कि ये ऐसी जर्नी है ही नहीं जो एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में कंप्लीट हो जाए। इसको समय लगता है, समय देना पड़ता है। बट इस जर्नी की ब्यूटी ही यही है कि थोड़ा भी अगर आप साइकिल्स में भी अगर आप सीखते हो, लाइक पहले साइकिल में आपने 20% असेंड कर लिया, तो जब तक आप आगे बढ़ते हो 30, 40, 50% के लिए, तो एटलीस्ट आपके अंदर इतने चेंजेस तो आ ही जाते हैं कि आपको पता है कि पहले के मुकाबले, यानी कि ये सब होने से पहले आप किस अशांति में जी रहे थे और अब आप कौन सी शांति में जी रहे हो। तो आपकी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो कनेक्टेड हो जाती है, अलाइंड हो जाती है और हीलिंग एबिलिटीज़ आने लग जाती है, क्रिएटिविटी आने लग जाती है। और ये जो हीलिंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी है इसको आप सर्विस में डालते हो ताकि आप दूसरों के साथ अपने गिफ्ट्स को शेयर कर सको। आप ऐसे नहीं रहते कि बस ऐसे बंडल बना के बैठे हुए अपने टैलेंट्स को, गिफ्ट्स को, स्किल को, अपनी अर्निंग्स को। आपको फील होता है कि यार मैंने वैसे भी यहाँ से क्या ही ले जाना है, तो क्यों ना मैं इसको बांटता रहूँ। जैसे बावर्ची मूवी में बहुत ही अच्छा लिखा था कैरेक्टर राजेश खन्ना का, जो उसमें हीरो थे, जिन्होंने फ़िल्म डायरेक्ट की थी। मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्म डायरेक्ट की थी। उसमें बस एक ही कमी थी, वो ये था कि उसमें भगवान को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। ये तो खैर बॉलीवुड में है ही, शुरू से ही मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे नहीं लगता वो लोग 100% खुश रहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं वो भी उस कैरेक्टर से कुछ सीख नहीं पाते हैं, खुद ही कैरेक्टर प्ले करते हैं और फिर खुद ही उनमें एडिक्शन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको रियलाइज़ नहीं होता उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ को जिया है, क्योंकि उसमें गॉड की कहीं बात नहीं होती, वहाँ पे ईगो ही स्ट्रॉन्ग, कैरेक्टर ही स्ट्रॉन्ग होता है। और कोई भी कैरेक्टर बिना सोर्स के साथ जुड़े, बिना परमात्मा की एनर्जी के, कोई भी इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। विदाउट ग्रेस, बिना, जो हिंदी में वर्ड है कृपा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और गुरु के बिना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। जिसने गुरु को ही नहीं समझा, उसने, मेरे को तो नहीं लगता, कुछ भी समझा है। तो उस मूवी में ये दिखाया कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया है कि वो इंसान जब सब कुछ समझ जाता है, सब कुछ सीख जाता है, तो वो एक बावर्ची, एक प्रोफेसर होने के बावजूद, एक रिच व्यक्ति होने के बावजूद, एक छोटे से बावर्ची, जो उस ज़माने में छोटा जॉब होता था, अब तो खैर मास्टर शेफ़ और शेफ़ बन गए, बावर्चीज़ भी कुक्स बन गए, अच्छी कमाई करते हैं कई लोग तो, पर वो उस ज़माने में इतनी कमाई नहीं होती थी एक बावर्ची की।
पर वो एक घर से दूसरे घर जाता था बावर्ची बन के, और उसी घर को चूज़ करता था जिसमें बहुत कलह कलेश होता था। फिर वहाँ पे कुछ दिन रह के उन लोगों को हील करके, उन लोगों को गाइड करके, उन लोगों को इंडिपेंडेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना के वो फिर दूसरे घर निकल जाता था। भले ही ऐसा करते हुए उसको अपनी इमेज खुद की ख़राब करनी पड़े, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, बट ही यूज़ टू डू दैट। तो ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था, बावर्ची मूवी अच्छी लगी थी। बस यही मेजर कमी थी जो मैंने अभी आपको बताई, ये सबसे बड़ी कमी थी इसकी। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि कई लोग जो हैं वो कैरेक्टर को समझ ही नहीं पाते हैं, और जो भी लोग खुद के ही ऊपर चलते रहते हैं वो थक जाते हैं, उनका बर्नआउट हो जाता है बहुत गंदा। और जब बर्नआउट होता है तो बड़ा समय लगता है। आपकी ईगो प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी इतनी हुई भी नहीं होती है, लेकिन आप बड़े अमेजिंग काम कर सकते हो, बहुत पॉपुलर हो सकते हो, लविंग हो सकते हो, लोगों की आप चॉइस हो सकते हो। लेकिन जब आप बर्न आउट हो गए तो फिर आपका बर्न आउट बड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिस दिन आपको धक्का लगेगा ना, उस दिन आपको जब रियलाइजेशन होएगा। जैसे कि ये एक स्टोरी है बहुत अच्छी, सुल्तान इब्राहिम अदहम ऑफ बलख, बुखारा की स्टोरी है, जिन्होंने कबीर जी को फॉलो किया था, कबीर जी के वो स्टूडेंट बने थे। तो ये जो सुल्तान इब्राहिम थे, ये बहुत रिच थे, बहुत अमीर थे, इनके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, 18 लाख घोड़े थे, कितने एलिफेंट्स थे, ह्यूज आर्मी थी, इतना पैसा था। मतलब जब वो सोते थे किसी बिस्तर में तो उसमें ना जाने कितने तो फूल डलते थे, तब जाके वो उस बेड पे सोते थे। लेकिन जब उनका ईगो क्रैश हुआ, जब उनका ब्रेकडाउन हुआ, जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी सब है ये सब फॉल्स है, ये रियल नहीं है, तो एकदम से वो क्रैश हो गए। उसके बाद पर वो अच्छा हुआ, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, फिर वो गुरु की तलाश में निकले, क्योंकि उनसे वो वैसे ऑपरेट ही नहीं किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने कबीर जी को ढूंढा, जो भारत में हमारे कबीर जी, संत कबीर हैं। फिर उनसे उन्होंने बात करी, फिर उनके उनके अंडर उन्होंने एक अप्रेंटिसशिप करी काफ़ी सालों की। फिर जब सुल्तान बिल्कुल उनको लगा कबीर जी को कि अब ये रेडी हैं, तो उन्होंने सुल्तान को वापस भेज दिया। तो बर्नआउट होने के बाद फिर गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। ईगो का जब बर्नआउट हो जाता है, मतलब ईगो के थ्रू बंदा ऑपरेट नहीं कर पा रहा होता, तब उसको फिर गुरु की तलाश होनी चाहिए। नहीं होती, नहीं मिलते, तो वो सही नहीं है। बहुत से केसेस में मैंने देखा वो सही नहीं होता। तो जब रेडियंस या इल्यूमिनेशन का फेस क्रॉस हो जाता है, फिर हार्मोनाइजेशन होती है, फिर आप इस एनर्जी को एसिमुलेट करते हो। किसी किसी केस में, जैसे स्टार सीड और लाइट वर्कर के केस में, वो कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं जिससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाता है, और या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना अमेजिंग होता है कि बहुत लोग उनसे जुड़ जाते हैं और एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ये कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं होता जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, ये बड़ा पॉजिटिव रेवोल्यूशन होता है। देखिए, बुराई करने वाले तो आपको हर जगह मिलेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो, बेकार की बातों में यूँ बीत ना जाए रहना, तो अच्छा काम करने वालों को कोई ना कोई आके पिन तो मारता ही है। वो वाले रुकने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो बट एनर्जीज होती है वो एक अलग डायनामिक के साथ फ्लो होती है, हार्ट्स के साथ, दूसरों के हार्ट्स के साथ आपको यूनिटी फील होती है, अनकंडीशनल लव होता है, फॉरगिवनेस होती है, और फालतू की चीज़ों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो, फालतू की चीज़ों में, और लोगों को अच्छी तरह से आप एजुकेट भी कर पाते हो, अपने पॉइंट को आगे रख पाते हो। और जिन्होंने नहीं समझना, जिनकी हालत वैसी ही रहनी है, उनको आप उनके हाल पे ही छोड़ देते हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो अर्थ पर्पस है ये आपका फुलफ़िल होता है, और यहाँ पे आपकी जो स्टेज नंबर 8 है वो आ जाती है, और यूनियन आपके अंदर आने लग जाता है, जो आपका ट्विन फ्लेम यूनियन है, जिसको कि हम कहते हैं दो एनर्जीज़ का, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ईदा और पिंगला का प्रॉपर यूनियन होता है। और आपका जो 72,000 नाड़ियाँ ये आपकी नॉन स्टॉप चलती हैं, यानी कि वैसे भी चलेंगी, लेकिन यूनियन के बाद ये ब्रेक इसमें कोई नहीं आएगा, ये एक फ़्लो में रहेगी, और आपकी मरकाबिक फील्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे इंसान अपने एवतार सेल्फ में आ जाता है, अवतार सेल्फ में आ जाता है। अगेन ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल, और बिल्कुल जो इंसान है वो इसमें तो टोटली आई वुड से कनेक्टेड टू डिवाइन, टू देयर पर्पस। क्या होता है ये तो खैर मैं इसमें अभी इतना डीप में नहीं जाना चाहती, लेकिन आप खुद ही सुन सकते हैं कितने सारे स्टेजेस हैं। इस स्टेज को हम सिंगुलैरिटी की स्टेज कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई।
यूनियन के बाद आता है सिंगुलैरिटी। पहले यूनियन होता है, अनीमा अनाइमस टोटली हील हो जाता है, फिर उसके बाद सिंगुलैरिटी आ जाती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप अलग हो ही नहीं। प्रैक्टिकली भी आपको लगता है, आपका शरीर अलग हो सकता है बट आप एक कण कण के साथ जुड़ जाते हो। जो अंश होता है वो परमात्मा के साथ मिल जाता है, परमात्मा के ही हम अंश हैं, गॉड के ही, सुप्रीम के हम अंश हैं। तो हम उसी स्पेक ऑफ लाइट से बने हैं, जिस स्पेक ऑफ लाइट से सोर्स बने हैं। तो आप जब तक सोर्स के साथ नहीं मिलते हो, हमारा जो डायरेक्शन है वो वही है। जैसे अर्थ पे हर चीज़ गिरती है, वो ग्रेविटी है ना, तो ऐसे हमारा भी नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स जो कह सकते हैं वो सोर्स ही है। तो हम सोर्स की तरफ चले जाते हैं और इवेंचुअली सोर्स में मिल जाते हैं। तो यहीं पे मैं ये सारे स्टेजेस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर आपको मेरे साथ थेरेपी करनी है, मेरे साथ वर्क करना है, जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। अगर आप एक एनर्जी रीडिंग करना चाहते हो, टैरो रीडिंग करना चाहते हो, तो आप अगेन मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर खुद डायरेक्टली भी बुक कर सकते हो। अगर आप बाहर से हो तो पेपैल वर्क करेगा, अगर आप इंडिया से हो तो आपको मुझे ईमेल करके मेरी डिटेल्स लेनी होंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर अहेड व्हाटएवर you are doing. I will see you in the next video. One love, peace out, and victory to Ram. Jai Jai Ram.